जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ प्रत्येक दिन आपको मैथ सेक्शन का तगड़े तरीके से इस चैनल पर सेक्शन चलाया जाता है और बहुत ही धाकड़ क्वेश्चन लेकर आया जाता है, वो भी धाकड़ ट्रिक के साथ। तो आज का प्रैक्टिस बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और ये बिल्कुल जितने भी आपके आज के सेशन में क्वेश्चन है ये सब के सब एग्जाम ओरिएंटेड है। बहुत मजा आने वाला है, अंत तक देखिएगा, हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो अंत तक बने रहिएगा और इस बिहार पुलिस के एग्जाम को देखते हुए और उसमें जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने वाले हैं वही पैटर्न वही टाइप रहने वाला है, ठीक है ना। हर क्वेश्चन से आप कुछ ना कुछ सीखिएगा, इसलिए अंत तक देखते रहिएगा, ठीक है ना। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, चैनल पर पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ठीक है ना। ये रहा आज का पहला सवाल, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कैसे चटकाएंगे, क्या अप्रोच रहने वाला है, क्या ट्रिक है, ये देखेंगे। कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 45 से भाग दिया जाता है तो 9 शेष बचता है। यदि इसी संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बोल रहा है कि कोई संख्या, वो संख्या हमको नहीं मालूम, इसमें भाग देना है कितना से, 45 से भाग देना है, तो शेषफल क्या बचता है, तो शेषफल बच जाता है आपका 9, ठीक है। अच्छा, इसी संख्या में हम भाग देंगे 5 से, तब शेषफल क्या होगा, ये पूछ दिया आपसे। तो इसका ट्रिक ये है कि जो संख्या यहाँ माना गया है वो संख्या हमको नहीं मालूम है, उस संख्या को हम इस पहले वाले स्टेटमेंट से शेषफल को ही हम वो संख्या मान लेंगे। यहाँ वो संख्या हमने 9 मान लिया, अब 9 से भाग देना है 5 से, 9 में भाग देना है 5 से, 9 में भाग देना है 5 से, तो 5 कम 5 हो गया, नीचे कितना बच गया, 5 कम 5 हो गया, नीचे 4 शेष बच गया और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही 4 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, ठीक है ना। इसमें इस 45 का कोई रोल नहीं रहता है, ठीक है ना। इसमें इस 45 का कोई रोल नहीं है, क्योंकि पहले स्टेटमेंट में जो भी शेषफल आता है दूसरे स्टेटमेंट के लिए वही संख्या बन जाता है, वही संख्या बन जाता है जिसमें भाग देना है, ठीक है ना। तो इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन कौन सा बाबू, ऑप्शन सी हो गया आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान उपाय यही है ना। शानदार ट्रिक, बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है, इसलिए हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगा, इसलिए अंत तक बने रहिएगा, ठीक है ना। और प्रैक्टिस प्रत्येक दिन मेरे साथ करते रहिए, पेन और पेपर लेकर बैठिए ताकि जो भी आपके लिए यूनिक या बेस्ट अप्रोच दिखाई दे तुरंत आप नोट डाउन कर लें। सॉरी, देखिए क्या कहता है सवाल में कि 2 समरूप त्रिभुज है, ठीक है, और उसके क्षेत्रफल दे दिया है। यदि पहले त्रिभुज की ऊंचाई दे दिया है तो दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई बताना है। अब इसका ट्रिक क्या है, देखिए इसका शानदार ट्रिक क्या है, ये देखिए। एरिया 1 डिवाइड एरिया 2, यानी पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल डिवाइड दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर पहले त्रिभुज की ऊंचाई बटा दूसरे त्रिभुज का ऊंचाई का दी होल एक्स स्क्वायर, याद रहेगा। अब एरिया 1 कितना है तो 64 है, एरिया 2 कितना है तो 121 है। अच्छा, एक्स स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर होगा, बिल्कुल होगा। H1 बोले तो पहले त्रिभुज की ऊंचाई 6.4 है और दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई निकालना है तो ऐसे ही लिखेंगे। अच्छा, 64 का एक्स स्क्वायर रूट 8 होता है और 121 का एक्स स्क्वायर रूट 11 होता है। इधर 6.4 नीचे H2 हो गया, 8 से काटेंगे 8, 8 × 64 हो गया, यहाँ 1 हो गया, क्रॉस गुणा करेंगे तो H2 हो गया, इधर क्रॉस गुणा करेंगे तो 11 × 88 यानी 8.8 हो गया। दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो गई 8.8, दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो गई तो कहेगा कि 8.8, यानी इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए, आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात क्लियर हो गई होगी। ये बात क्लियर है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है अगला सवाल कि यदि किसी गेंद को 500 मीटर की ऊंचाई से फेंका जाता है तो गेंद अपने हर आखिरी उछाल के 4/5 गुना चलती है। गेंद के रुकने तक कुल दूरी ज्ञात करें।
देखिए इसका ट्रिक ये है कि जो 4/5 ये गुणोत्तर श्रेणी लगेगा यहाँ जीपी। देखिए उसका फॉर्मूला ये होता है, याद रखिएगा, 2h/1 - r - h। क्या याद रखिएगा, डिस्टेंस अगर निकालना हो कि टोटल कितने, मतलब गेंद नीचे गिरा, फिर इसका 4/5 हिस्सा ऊपर उछला, फिर गिरा, फिर इसका 4/5 हिस्सा उछला, तो जा रहा है गेंद, तो इसकी कितनी डिस्टेंस तय कर दी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 2h/1 - r - h। अब ये 2 × h क्या है, तो 500 मीटर है, ठीक है। 1 - r क्या है, तो यही 4/5 हिस्सा जो ऊपर उठ रहा है यही r है, तो 4/5 हो गया। -h मतलब 500, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1000, 500 दूना 1000। इसको जोड़ेंगे तो 5 में से 5 कम 5, 5 में 4 गया तो 1/5 हो गया, ये हो गया 500। ये 5 ऊपर जाकर गुणा होगा तो 5000 हो जाएगा, और यही 5000 में से 500 जब घटाएंगे तो हो जाएगा 4500, और यही 4500 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यही 4500 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यानी इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए, आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान उपाय यही है, ठीक है। क्लियर हुआ सब कुछ, आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहता है सवाल में कि निम्नलिखित में से कौन जुड़वा अभाज्य संख्या है। जुड़वा अभाज्य संख्या कौन होता है, ध्यान से देखिएगा। जुड़वा अभाज्य संख्या वो होती है जो दोनों अभाज्य हो, दोनों क्या हो, पहला वाला भी अभाज्य हो, दूसरा वाला भी अभाज्य हो। ये दोनों के दोनों अभाज्य संख्या हो, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्या हो, अभाज्य संख्या हो, और इनके बीच का डिफरेंस जो है, इनके बीच का अंतर जो है वो 2 होना चाहिए। इनके बीच का अंतर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। वो होता है आपका जुड़वा अभाज्य। तो जैसे पहला ऑप्शन हम लेते हैं 2,3, ये दोनों को दोनों अभाज्य है, दोनों के दोनों क्या है, अभाज्य, लेकिन इनके बीच का गैप 1 आ रहा है, होना कितना चाहिए, 2, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन चेक करिएगा तो 19 और 21, तो इसमें 19 तो अभाज्य है लेकिन 21 भाज्य हो गया, तो ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन दोनों अभाज्य होना चाहिए, तो 3,5, हाँ ये दोनों अभाज्य है, दोनों क्या है, अभाज्य है, और इनके बीच का गैप 2 भी है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी आपके सवाल का आंसर हो गया। क्या समझे कि ऐसी 2 अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर 2 रहे, ऐसी दोनों अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर 2 आए, वो कहलाता है जुड़वा अभाज्य। क्या कहलाता है, जुड़वा अभाज्य। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? आई होप कि आपको किसी प्रकार की इसमें समस्या नहीं होगी। सवाल को चटकाने का यही बेस्ट अप्रोच है, ठीक है। आगे देखिए, अगला सवाल कहता है कि 1 से 10 तक सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। 1 से 10 तक सभी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन होती है, 2 होती है, फिर 3 होती है, फिर आपका 5 हो जाती है, 7 हो जाती है, 11 हो जाती है, ऐसे 1 से 10 तक। तो 1 से 10 तो अभाज्य नहीं है, 1 से 9 अभाज्य हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताइए, अब इसमें बोला है कि कितनी अभाज्य संख्याएं के गुणनफल इकाई अंक क्या है। इकाई अंक क्या होगा, अगर सबको गुणा कर दें तो इकाई अंक क्या होगा। सबसे पहले हम ये 5 लेंगे, क्या लेंगे बाबू, 5 लेंगे, ठीक है, 5 लेंगे। तो जरा सोचिए 5 है और यहाँ पर 2 है, तो 5 और 2 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो कहेगा 10 होगा। अब इस 10 में कि कोई भी अंक से आप गुणा करते हैं, इस 10 में पूरे अंक से गुणा करते हैं तो इकाई अंक लास्ट में 0 आएगा। इकाई अंक लास्ट में क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 10 में किसी भी संख्या से गुणा करिएगा ना बाबू, किसी भी संख्या से, तो अंत में 0 ही आएगा। तो इसका इकाई अंक क्या हो गया, 0 हो गया, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया, यानी ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ये आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ सब कुछ, बहुत शानदार। आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है कि 65.7% की एकल छूट के रूप में प्रभावित एक वस्तु पर 3 क्रमिक छूट प्रतिशत की अनुमति है, प्रत्येक समान प्रतिशत छूट ज्ञात करिए। देखिए एमआरपी हम मार्क प्राइस मान लेते हैं 100, मार्क प्राइस हम मान लेते हैं 100, तो इतना का डिस्काउंट दीजिएगा, इतना का डिस्काउंट दीजिएगा। इतना का डिस्काउंट का मतलब ये हुआ कि 100 में से ये घटाइए,
तो 100 में से इतना घटाइएगा तो 3 होगा, और यहाँ पर हो जाएगा 9 में से 5 जाएगा तो 9 में से 5 जाएगा तो 4 होगा, और 9 में से 6 जाएगा तो 3 होगा। यानी आपका अगर डिस्काउंट देते हैं तो आपका इतना हो गया, इतना परसेंट का अगर डिस्काउंट देते हैं तो इतना होगा। 100 में से हमने इसको घटा दिया इतना परसेंट। अब ये 10 हटेगा तो यहाँ 0 आएगा, मतलब इधर हो गया 1000 और इधर हो गया 343। अब कह रहे हैं ना कि समान क्रमिक छूट दिया जा रहा है वो भी 3 समान क्रमिक छूट दिया जाता है। तो 3 क्रमिक छूट दिया जाता है समान, इसका मतलब कि हम क्यूब रूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्यूब रूट। क्यों? क्योंकि 3 समान बोला है, 2 बार कहता तो हम वर्गमूल निकालते। तो 1000 का क्यूब रूट 10 हो गया, और 343 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब आप खुद सोचिए कि बोला है कि प्रत्येक समान छूट कितना, तो 10 था 7 हो गया, कितने की छूट मिली? तो 3 की छूट मिली। कितने पर? 10 पर। तो 100 पर कितना? तो 1 0 से 1 0, 10 तिहाई कितना हो गया? 30, यानी 30% की डिस्काउंट मिलेगी। कितने परसेंट की डिस्काउंट मिलेगी? 30% की डिस्काउंट मिलेगी। और यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी। इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्लियर हुआ? सब कुछ बढ़िया लग रहा है ना? आगे देखिए, और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर में कमी ना करें। हाँ, लाइक शेयर में कमी ना करें, ठीक है। देखिए सवाल क्या कहता है। सवाल में कहता है कि एक बल्लेबाज है, उसके द्वारा 7 पारियों में बनाए गए रन क्रमशः है कौन कौन? 27, 65, 73, 45, 100, ठीक है। और 100 के बाद है 26, फिर आपका 18, ठीक है ना। अब इसका औसत निकालने का, एवरेज निकालने का क्या ट्रिक है? एवरेज रन निकालने का, रन रेट निकालने का क्या ट्रिक है कि सबको जोड़िए। तो 8 2 10, 10 5 15, 15 3 18, 18 और 5 हो गया 23, 23 और 7 30 का 0 हो गया 3 कैरी, फिर 1 और 2 3, 3 और 10, 3 और 10 13, 13 और 4 हो गया आपका 17, 17 7 हो गया 24, 24 और 6 हो गया आपका 30, 30 और 2 32, 32 और 3 कैरी 32 3 35। अब भाग कैसे देंगे? तो भाग देंगे 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 से भाग नहीं देंगे, 5 से भाग देंगे। क्यों? क्योंकि रन औसत हमको निकालना है, रन का रेट निकालना है औसत। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टार लगा है। स्टार का मतलब ये हुआ कि ये 2 खिलाड़ी ऐसे हैं कि जो नॉट आउट रहे होंगे, ठीक है, नॉट आउट रहे होंगे, इसलिए इनको छोड़ना पड़ेगा। तो 5 से भाग देंगे तो 5 7 35 हो गया, यानी 70% हो गया, सॉरी 70 हो गया, 70% नहीं 70 आपके रन रेट हो गया। एवरेज रन रेट कितना हो गया? तो 70 हो गया। एवरेज रन रेट कितना हो गया? 70 हो गया। क्लियर हुआ? बढ़िया है ना। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि 0.0697 इसका बोला है पूर्णांक मान ज्ञात करें। पूर्णांक मान क्या होता है? तो पूर्णांक मान निकालने का तरीका ये है कि आप इसको क्या करें कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 697 और डिवाइड 10,000 लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद 1 उसके बाद 4 अंक है तो 4 0। इसमें हम करते क्या हैं कि हम प्रयास करते हैं ना, हम क्या प्रयास करते हैं कि यहाँ पर क्या करें कि इसको ऐसे काटिए, इसको ऐसे हटाइए। आप सिंपल क्या करिए कि ये 2 दशमलव जो है यहाँ ला दीजिए। कहाँ ला दिए? यहाँ ला दीजिए। तो 6.97 हो गया, ठीक है। और क्या करिए कि इंटू कर दीजिए आप कितना? तो इंटू आप कर दीजिए 10 के पावर 2 और बच गया, 10 के पावर और 2 बच गया। तो ये 10 के पावर 2 हम नीचे लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नीचे लिखते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव है, फिर आ जाएगा तो नीचे 4 0 हो जाएगा।
अब हम क्या करेंगे कि एक अंक के बाद दशमलव देंगे, लेफ्ट साइड से एक अंक के बाद दशमलव देंगे, तो एक अंक के बाद तो दशमलव है, ठीक है, लेकिन जब इसको हम नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो पावर में माइनस लग जाएगा। पावर में क्या लग जाएगा? माइनस। अब बोला है कि पूर्णांक मान बताइए, पूर्णांक मान आपको बताना है, तो पूर्णांक मान कितना हो जाएगा? तो पूर्णांक मान हो जाएगा -2। कितना हो जाएगा? -2। और यही आपके सवाल का आंसर। पूर्णांक मान कितना हो गया? -2। यानी इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी, आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात क्लियर हो गई। क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहता है कि 4 लगातार संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए? क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए? 4 लगातार संख्या लीजिए, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब आप देख सकते हैं इनके बीच का गैप कितना दिख रहा है, तो सबके बीच का गैप 1 दिख रहा है। 4 लगातार बोला है तो पावर 4 कर देंगे, तो पावर 4 करेंगे तो 1 के पावर 4 का मतलब 1 ही हुआ, और यही आपके सवाल का आंसर हुआ। यही आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप की बात क्लियर हो गई होगी। बोला था ना कि 4 लगातार संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, तो उसका ट्रिक यही है कि कोई भी 4 लगातार संख्या लिखिए। हम जरूरी नहीं है कि हमने लिखा है 1 2 3 4 सॉरी, आप लिख सकते हैं 3 4 5 6 भी, आप लिख सकते हैं 4 5 6 7 भी। यहाँ भी देखिए ना, गैप 1 का है, गैप 1 का है, गैप 1 का है, तो हम 1 के पावर 4 बोला है ना, 4 तो पावर 4 करेंगे तो यहाँ से भी 1 ही मिलेगा। क्लियर हुआ? तो आप कोई भी लगातार संख्या लिख सकते हैं और उनके बीच का गैप निकालकर देख सकते हैं कि कितनी बार बोला है, 4 बार बोला है यहाँ पर, तो हमने पावर 4 कर दिया। क्लियर हुआ? आगे देखिए अगला सवाल। इस सवाल को कैसे चटकाएंगे? बोला है कि किसी संख्या के वर्ग में 22 अंक है तो उसके कितने अंक होंगे? तो उसके कितने अंक होंगे? कोई संख्या है, उस संख्या के वर्ग में 22 अंक है। कितने अंक है? 22 अंक है। तो देखिए 22 अंक है, कितने अंक है? 22 अंक है। तो उस पूछा जाए कि उसके कितने अंक होंगे, तो हम 2 से भाग दे देंगे। कितने से भाग दे देंगे? 2 से भाग दे देंगे, तो 11 आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा। 11 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ठीक है ना? क्लियर हुआ? यही बेस्ट अप्रोच है। इस सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यह है कि बोला जाए कि किसी वर्ग में, अगर वर्ग में इतना अंक है, आप पूछा जाए उसके कितने अंक होंगे, तो उसमें 2 से भाग दे देंगे। ठीक है? क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। यहां सवाल में बोला है कि √10 प्लस √6 और डिवाइड बोला है √10 माइनस √6, फिर प्लस दिया है √10 माइनस √6 और नीचे दिया है √10 प्लस √6। ये बेसिकली a प्लस बी डिवाइड a माइनस बी प्लस a माइनस बी डिवाइड a प्लस बी है। ये बिल्कुल इस पर है। ये आप देख सकते हैं कि इस अलजेब्रा एक्सप्रेशन को देखने का प्रयास करेंगे, इस पर है बिल्कुल। और इसका फार्मूला ये होता है 2 इंटू ए का एक्स वायर माइनस बी एक्स वायर, 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू ए का एक्स वायर माइनस बी एक्स वायर। ठीक है? और डिवाइड क्या होता है? प्लस होता है नहीं? अच्छा, इसका एक्स वायर करेंगे तो होल एक्स वायर, इसका करेंगे तो होल एक्स वायर। और देखिए इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, छोड़िए। क्रॉस गुणा करेंगे तो a प्लस बी का होल एक्स वायर, यहाँ गुणा करेंगे तो a माइनस बी का होल एक्स वायर, और नीचे गुणा होगा तो a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला a एक्स वायर माइनस बी एक्स वायर। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी का होल एक्स वायर प्लस a माइनस बी का होल एक्स वायर होता है 2 इंटू, क्या होता है, 2 इंटू ए का एक्स वायर प्लस बी का एक्स वायर और डिवाइड a एक्स वायर माइनस बी एक्स। ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन होता है, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन होता है। समझ पा रहे हैं बात? तो हम करेंगे क्या है, इसमें करेंगे ये कि आगे देख सकते हैं, रुक जाइए 1 मिनट, आगे दिखा देते हैं इरेज करके। अब सीधा का सीधा इसका फार्मूला क्या हो जाएगा कि ये a हो गया, ये b हो गया, और नीचे हो गया a माइनस बी, यहाँ हो गया a माइनस बी, और नीचे हो गया a प्लस बी, a प्लस बी। अब इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है 2 इंटू ए एक्स वायर प्लस बी एक्स वायर और नीचे a एक्स वायर माइनस बी एक्स वायर। ये डायरेक्ट फार्मूला होता है इसका अलजेब्रा का। तो 2 इंटू ए एक्स वायर मतलब √10 का एक्स वायर करेंगे तो 10 होगा, प्लस बी एक्स वायर मतलब √6 का एक्स वायर करेंगे तो 6 होगा, और नीचे a एक्स वायर माइनस बी एक्स वायर मतलब √10 का एक्स वायर करेंगे तो 10 और माइनस √6 का एक्स वायर करेंगे तो 6।
यानी 2 इंटू हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 10 6 16 हो गया, 10 में से 6 गया 4 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 2 से 8 बार में कटेगा, यानी 8 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 8 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, यानी इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं बात? ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। आगे देखिए क्या कहता है। कहता है कि यदि किसी निश्चित समय में 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1250 रुपये का साधारण ब्याज 1800 रुपया के साधारण ब्याज से 135 रुपया कम है तो टाइम ज्ञात करें। अब इसका ट्रिक ये है कि आपको मालूम है कि ये साई बराबर होता है PRT/100। अच्छा एक बात बताइए रे, अगर हम इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट साधारण ब्याज की, तो साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज ये होता है P इंटू RT, यही होता है P इंटू RT परसेंट। ठीक है, P माने हो गया, मान लीजिए 1800 पहले हो गया, ठीक है। और उसके बाद RT, R दिया है 4.5% और T ऐसे ही ले लेते हैं परसेंट, माइनस अधिक बोला है ना 135, तो अब लेंगे 1200 इंटू 4.5T परसेंट, और इन दोनों का अंतर दिया है 135, इन दोनों का अंतर दिया है 135, दोनों में से 4.5T कॉमन ले लेंगे, तो 4.5T परसेंट हमने जब कॉमन लिया तो 18 से में से 12 जाएगा तो 600 हो जाएगा, इधर हो गया 135 हो गया, परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, 00 से 00 टर्मिनेट हो गया। यहाँ 4.5 को हम 45/10 इंटू टी लिख सकते हैं, इंटू में 6 है तो 6 रहेगा, इधर 135 है, 15 से 15 तिया 45, 15 नवा 135 होता है, 6 3 से 2 तिया 6 और 2 पचे 10 होता है, 3 तरीका 9 से 9 कट गया तो टी हो गया 5 साल, यानी टाइम कितना हो गया 5 साल। टाइम कितना हो गया 5 साल, आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। टाइम कितना हो गया 5 साल, आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका। आगे बढ़ें, आगे देखिए क्या कहता है। कहता है कि एक आयताकार आकृति का क्षेत्रफल 500 प्रति वर्ग मीटर है, यदि इसको लंबाई चौड़ाई से 25% अधिक है तो इसको लंबाई कितने मीटर होगी। देखिए पहले तो हम लेंथ और ब्रेथ के निकाल लेते हैं। अच्छा 25% का मतलब कितना होता है, तो 1/4 होता है, यानी अगर चौड़ाई 4 है तो लंबाई 5 हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा तो ठीक है। अच्छा इसका क्षेत्रफल दिया है तो इसको 5x मानते हैं, इसको 4x, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 5 चौका 20x²। तो आपके हिसाब से क्षेत्रफल आयत का क्या हो जाएगा 20x², क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई 5x चौड़ाई 4x, गुणा करेंगे तो 20x²। तो इसी का वैल्यू 500 दिया है। क्षेत्रफल कितना दिया है सवाल में 500, 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 2 से काटेंगे तो 25 बार में कटेगा, मतलब x² का वैल्यू हो गया 25, मतलब x का वैल्यू हो गया 5। जब x का वैल्यू 5 हो गया तो यहाँ से लंबाई निकल जाएगा। पूछा क्या है कि लंबाई कितना है, तो लंबाई यहाँ पर 5x हमने माना है, तो 5x का वैल्यू निकालेंगे, तो x का वैल्यू 5 रखेंगे तो 25 हो जाएगा, यानी 25 मीटर आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। 25 मीटर आपके सवाल का सही आंसर हो गया। क्लियर हुआ? 25 मीटर आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा था कि लंबाई बता दीजिए, तो लंबाई को हमने 5x माना था, x का मान हमारे पास 5 आया है, 5 रखेंगे तो 25 आपके सवाल का आंसर। अगर इसमें कहता कि चौड़ाई कितना होता तो हम यहाँ 5 रखते तो 5 चौका 20 हो जाता चौड़ाई। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया ना? आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है सवाल में कि x और y का मध्य समानुपाती कितना है। तो मध्य समानुपाती क्या होता है, √xy। x और y दो संख्या है तो √xy, यही मध्य समानुपाती होता है, यही मध्य समानुपाती होता है √xy। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया ना? तो आज के सेशन में बस इतना ही है ना? कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर पसंद आ रहा है तो सब लोग लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। चैनल पर पहली बार होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है ना?
तो आप अपना ख्याल रखेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।